अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आम पर बात करेंगे। आम इस खित्ते की पहचान है और हम इस वक्त जो है जिस परेशानी का शिकार हैं वो ज़र मुबादला की कमी है। और आम की फ़सल हम जब पक जाती है तो कोशिश करते हैं बाहर भी भेजते हैं और उससे ज़र मुबादला कमाते हैं। तो इस वक्त हमें एक्सपोर्ट की अशद ज़रूरत है और आम जो है एक्सपोर्ट का एक ज़रिया भी है। इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस वक्त फ़सल किस कैफियत में है, अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें और अपने पौधों को सेहतमंद भी बना सकें। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं राना आसिफ हयात टीपू साहब। आप मैंगो एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से आम ख़रीद कर मुल्क से बाहर भेजते हैं, बैरून मुल्क भेजते हैं और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं। इनसे पूछेंगे कि एक्सपोर्टर इस वक्त किस नज़र से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। दूसरे मेहमान मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप मैंगो फार्मर हैं और नर्सरी भी चलाते हैं मैंगो की, और मैंगो के जो पौधे हैं वो फराहम करते हैं जिनसे हम बड़े दरख्त हासिल करते हैं और फिर फ्रूट हासिल करते हैं। आप दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। राना साहब, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इतलात क्या हैं जो आम के पौधे हैं उनकी सेहत के हवाले से। सुना है कोहरा काफ़ी पड़ा है और उसके भी बड़े मुज़र असरात हो गए हैं और नुकसान पहुँचा है छोटे पौधों को, क्या कैफियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आम के जो इस वक्त करंट सूरत हाल है तो डेफिनेटली वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज ने पिछले साल जो है वो मैंगो क्रॉप को किसी हद तक हिट किया था और उससे प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा था। ठीक है। तो इस साल जो ख़ास तौर पर जो जनवरी में कोहरा पड़ा है जी जी, तो वो शदीद नौयत का था। अच्छा। वो इतनी शदीद नौयत का था, ख़ास तौर पर जो 2-3 दिन कोहरा लगातार पड़ता रहा कि उसमें जो छोटे प्लांट जितने भी थे कवर्ड या अनकवर्ड, वो तकरीबन जितने भी थे वो डैमेज हो गए। अच्छा। और इवन जो बड़े जो प्लांट्स हैं उनको भी काफ़ी सारा जो है वो कोहरे ने नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। तो ये एक ज़ाहिर है क्लाइमेट के साथ जो है ना हमें रहना भी है। अच्छा, अब ये देखें ना, ये फरवरी शुरू हुआ है तो गर्मी बड़ी तेज़ हो गई है, अचानक गर्मी आ गई है। जनवरी में जो है ना बड़ा कोहरा पड़ रहा था और उससे नुकसानात हो रहे थे। जी, ये बिल्कुल जो क्लाइमेट का जो है ना वो ट्विस्ट बड़ा इरेगुलर है। जैसे पहले एक रूटीन से वेदर चल रहा होता था तो वो चीज़ अब नहीं रही है। अब अचानक कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट आता है जो क्रॉप जो है ना उसके लिए तैयार नहीं होती है और वो हम उसी रिवायती काश्तकारी में खड़े हुए हैं, रिवायती अंदाज से चीज़ें देख रहे हैं और बदलता मौसम जो है वो अपने रंग दिखा रहा है। मैं ज़रा भुट्टा साहब को भी ऐड करूँ। भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि आप क्योंकि फार्मर हैं, क्लोजली वॉच करते हैं आम के पौधे को, किस उम्र तक का पौधा जो है उसका खदशा होता है कि ये गर्मी या सर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगा? वैसे तो रूटीन्स के अंदर जो हम पहले जो हमारा प्रोडक्शंस होती थी कि 5 साल या 7 साल, जो जैसे बच्चे का होता है ना कि 6 साल गुजार जाए ना पहले वाले, तो उसकी जो ना इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। तो पौधों में भी ये था कि जब वो कनोपी मैनेजमेंट पे आ जाता था 6 साल का 5 साल का पौधा तो इफेक्ट नहीं होता था, बाकी छोटे वाले डैमेजेस हो जाते थे। लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लक्चुएशन आई है, या टेम्परेचर अप्स हो जाता है या डाउन हो जाता है, उसकी वजह से अब की जो करंट सिचुएशन है, जो आजकल के हालात हैं, उसके अंदर 10 से 12 साल वाले जो आम के प्लांट्स अच्छा, वो भी मुतासर हुए, उनको टिका के उसने मुतासर किया है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे है जैसे जला दिया गया हो, ठीक है ना। अच्छा। और जो 20, 22 या 25 साल वाले थे जो बिल्कुल फुल जवान थे तो उनको उसने इफेक्ट इतना नहीं किया जितना कि ठीक है, महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पे कोहरे का इफेक्ट है। लेकिन जब उस साइड्स पे देखते हैं तो उसने इतना डैमेजेस किए हैं कि जो है ना बिल्कुल जो है ना वो पोजीशन ऐसी है कि बंदा रोने वाला हो जाता है। अच्छा। और दूसरा, इसने हाई डेंसिटी पे, जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी पे जिन लोगों ने बागात लगाए थे उन बेचारों को सबसे ज्यादा इफेक्ट इसने किए। अच्छा, सबसे ज्यादा उसको। अच्छा, ये हाई डेंसिटी और डेंसिटी लोगों को जरा समझा देते हैं कि ये हाई डेंसिटी और डेंसिटी से मुराद ये क्या है? सर, हाई डेंसिटी पहला हमारा एक रिवायती काश्त चल रही है जो हम 36 पौधे लगाते थे फी एकड़ के अंदर। ठीक है। फिर जैसे जैसे जदीद सिस्टम हमारा चलता गया, हमने नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाना शुरू कर दिए फी एकड़ जो है ना। ठीक है। 60 तक का एक सिस्टम चल रहा था। उसके बाद हमने एक नई इंट्रोड्यूस करवाया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने भी, और बाहर से इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी आना शुरू हो गया कि जो ना जितने मैंगो के प्लांट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे जो ना आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा।
तो अब बज़ाहिर फिर देखने ये से हाई तो बहुत- डेंसिटी में जी जी हम कितने पौधे लगा देते हैं एक सर, हाई डेंसिटी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी दो चल रहे हैं हमारे पास। हाई डेंसिटी के अंदर पहले एक चल रहा था मॉडल के 200, 250 या 300 तक मैक्सिमम जो है ना। ठीक है। जब इन्होंने कहा अल्ट्रा पे लेके जाएं 5 फुट पे 6 फुट पे पौधा लगा दें और 1300 समथिंग का मॉडल आया हुआ है जो हाँ। वो विजिबल नजर नहीं आता कि इतना क्लोज प्लांट्स और वो फ्रूटिंग्स पे हाँ, आ फिर जाए जब और वो आगे सारा कुछ हो बढ़ेगा जाए। तो कैसे उसकी वही viability वो बड़ी उसकी मुश्किल सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। है। लेकिन लोगों ने लगाए हैं, मेहनत की है, सारा कुछ किया है। आपने जो economic विजिट management किए में- हूँ मैक्सिमम 1 एकड़ में कितने प्लांट लगे हुए देखे हैं? सर, मैंने जो खुद लगाया है, जो हमने इनके मॉडल को फॉलो किया है यूनिवर्सिटीज के और बाकी का, जो अपनी डेंसिटी बनाई है, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन की साख के हिसाब से, इलाके की नौइयत और बाकी चीज़ों के हिसाब से बनानी है ना। हमने 18 बाय 18 पे लगाया है। ठीक है। 18 फुट के ऊपर जो 18 फुट पे लगाया, ये तो ठीक है, मुनासिब फासला वो है, मुनासिब फासला है, लेकिन इसने भी 5-6 साल या 8 साल के बाद आपस में मिल जाना है। ठीक है। एक आम वाहिद क्रॉप है जिसके अंदर जो इसकी साइकी है प्लांट्स की जो ना, इसकी जब हम टिपिंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज वाले कह तो देते हैं कि टिपिंग करें, और वो टिपिंग के एक टिपिंग मीन्स के 4 नई शाखें ले ली आपने। जब एक पौधे के ऊपर 500 जगह पे आप उसकी वो करेंगे, क्रॉपिंग मैनेजमेंट करेंगे या कटिंग्स करेंगे, तो इट मीन थाउजेंड्स के हिसाब से शाखें निकलेंगी। जब वो थाउजेंड्स निकलेंगी तो ऐसे गुच्छे बन जाएंगे, हवा और रोशनी पास नहीं होगी और फ्रूटिंग्स आपकी, ज़ाहिर बात है जब हवा और रोशनी क्रॉस नहीं करेगी आपस में तो फ्रूट लगेगा भी तो गिर जाएगा, अगर वो रह भी गया तो उसकी क्वालिटी वो नहीं रहेगी जो एक्सपोर्ट्स इस पर मजीद बात करते हैं ज़रा, थोड़ा सा इस पर ना मैं ये भी आपसे पूछता हूँ सब, लेकिन ज़रा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो कोहरा पड़ा ये जनवरी की कैफियत थी, तो जनवरी में पौधे बड़े डैमेज हो गए और बड़े दरख्त भी जो है उनको भी कहीं कहीं नुकसान होता हुआ नजर आया। तो इससे बतौर एक्सपोर्टर आपको कोई परेशानी है कि पैदावार पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, या अभी देख के आप मुतमईन हैं कि ठीक है मनफी असरात नहीं होंगे? ठीक है। इसका एक पॉजिटिव पहलू भी होता है जो कोहरा पड़ता है कि वो एक नेचुरल जो स्ट्रेस आता है तो उससे जो है ना फ्लावरिंग जो है ना वो फिर सीज़न में बेहतर होती है। ठीक है। तो क्योंकि इससे बड़े पौधे इफेक्ट नहीं हो रहे थे तो इस वक्त जो है ना वो फुल ब्लूम पे हैं। ठीक है। फ्लावर। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कोई प्रोडक्शन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन पे इतना फ़र्क। अच्छा, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये चाह रहा था कि जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो फ़र्क है। ठीक है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी या डेंसिटी बिल्कुल ये फ्यूचर है। ठीक है। और इस पे ही सब ने जाना है। ठीक है। ये एक 15-20 साल बाद ऐसा कोई क्लाइमेट का कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आता है। ठीक है। 2006 में ऐसा कोहरा पड़ा था और अब पड़ा है। अब पड़ा है। ठीक तो है। ये तकरीबन अब ऑलमोस्ट 18 हमें साल मतलब बाद इस मौसम के मुताबिक खुद को ढालना होगा उसे। जो टिपिंग है ना वो होती है पौधे को अपने स्ट्रक्चर को क्विकली डेवलप करना है। ठीक है। आप 2 साल में पौधे को तैयार करेंगे, तीसरे साल में फ्रूटिंग पे आ जाएगा। उसके बाद टिपिंग नहीं होती है, फिर टिपिंग नहीं, फिर प्रूनिंग है। और प्रूनिंग भी इतनी मतलब वो टेक्निकल है कि आपने जब फ्रूट ले लेना है, ठीक है, तो उसकी साइड और टॉप इस तरीके से उड़ानी है कि आप एक बदसूरत प्लांट डेवलप कर लेंगे। उस पर फिर जितनी फ्लैशेस होंगी उस पर वो आम लगेगा। और हमने पर एकड़ जो है ना, स्मॉल ट्री का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा दरख्त है, ये 10 फुट 12 फुट का पौधा होता है। ठीक है। और जब ये 8-10 साल बाद एक मजबूत पौधा बन जाए और इसकी हैज मुकम्मल हो जाए, अभी भी जहाँ हैज मुकम्मल थी वहाँ पर कोहरे ने इफेक्ट नहीं किया। ठीक है। वहाँ पे रास्ते मौजूद हैं, आप उनको फॉलो करेंगे। इसको हमने साइंटिफिकली जो है ना इसको करना है एड्रेस। हमारे साइंसदान हैं वो इस पे काम करें और हमें वे फॉरवर्ड ठीक है रास्ता बताएंगे क्या है इसका। अच्छा भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बूर की क्या कैफियत है? बूर की जैसे बता रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से जो है ना इफेक्ट्स तो हो रहा है वो। ठीक है। क्योंकि एकदम जब कोहरा पड़ता है उसके ऊपर, तो उसके बाद जब उसको एक माहौल मिलता है खिलने वाला, तो उसके अंदर जो अब मैंने लास्ट टाइम जब मैं विज़िट किया है, वीकेंड के ऊपर जब जाते हैं बागात का विज़िट करते हैं सारा, तो इस वक्त तमाम जो है ना प्लांट्स जो है ना तमाम वैराइटीज़ फुल मूड में हैं निकलने के। ठीक है। और जो समर वेस्ट चौंसा है वो सबसे ज़्यादा मूड में है। अच्छा। लास्ट ईयर उसकी प्रोडक्शन कम थी। हाँ। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपना जो बोर्ड निकालने की पोजीशन में है, जो कुछ निकला हुआ है वो समर वेस्ट के ऊपर सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है। बाकी जो वैराइटीज़ हैं हमारी सिंदरी हो गई, लटोर हो गया, लटोर 12 नंबर हो गया, चनाब गोल्ड हो गया, ठीक है, रट्टे वाला जिसको रट्टे वाला हो गया, हमारा जीम चौंसा हो गया, इनके ऊपर भी भरपूर फ्रूटिंग आ रही है। अच्छा, ठीक। अल्लाह करे कि इसी तरीके से चलता रहे और बम्पर क्रॉप है। अच्छा, हम तो ये भी एक्सपेक्ट करें अजीब कि सी बम्पर सूरत क्रॉप ही है। आएगी। हाँ, लग रहा है ऐसा हो क्योंकि पिछली दफा भी हम लास्ट ईयर्स भी बम्पर क्रॉप की पोजीशन में थे, लेकिन जब उसके ऊपर वो दाना लगा, दाने के ऊपर इतना हीट वेव्स आई कि वो दाना टिक नहीं पाया। लोगों के पास सिस्टम्स नहीं था, बिजली की शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा, डीजल महंगा था,
नहरी पानी बंद हो गया था उन दिनों में, लोग पानी नहीं लगा पाए उस फ्रूट्स को टिकाने के लिए। ठीक है। टेम्परेचर जितना भी हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं। जब आपके पास तमाम रिसोर्सेज खत्म हो गए, डीजल की शॉर्टेज, बिजली का ना होना, और उसके साथ जो है ना नहरें बंद कर देना, फिर आपने अल्लाह के हवाले छोड़ अल्लाह के हवाले छोड़ा है। ऊपर से हीट वेव्स थी, उसने जो है ना जितना भी थेवा लगा हुआ था, जो दाना लगा हुआ था, छोटा आम लगा, वो सारा गिर गया। लगा हुआ फल जाया करके बैठेंगे। आप अपनी जो मेहनत थी वो आप उसको फ्यूल नहीं कर सके, आप अपनी तरफ से जो कोशिश अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम ऐसे वो हो गया कि तीनों जो है ना आपके चैनल्स एकदम बंद। देखिए मौसम बदला है तो उस मौसम से लड़ने की सख्त इस्तात भी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है ना, तो अगर वो उस हैंड से अपनी कोशिश करे तो जाहिर है उसमें बेहतरी आ सकती है। और अगर आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि जी मौसम बदल गया है, अल्लाह ताला को ये मंजूर सर, वो सारी चीजें आपके हाथ में थी। जब बिजली नहीं है तो चलो उसके पास मुतबादल है, आपका डीजल था, उन दिनों डीजल का बहरान है। बड़ा साहब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आप कह रहे हैं कि बूर बड़ा अच्छा लग रहा है और नजर आ रहा है कि बड़ा अच्छा होगा, बम्पर क्रॉप होगी। तो इस वक्त जो है बूर को बेहतर रखने और बूर की मजीद बेहतरी के लिए आप क्या इकदाम करते रहते हैं अमूमन? सर, प्रिकॉशनरी मेजर्स तो महकमा ज़राअत वाले कहते हैं कि पहले कर लें स्प्रेज वगैरह और बाकी, क्योंकि इस दफ़ा जो कोरे ने काम किया है तो मतलब इस पोजीशंस के अंदर जितना उसने इफेक्ट किया है, जब प्लांट नहीं बचे, उसके पत्ते नहीं बचे, तो बाकी जो कीड़े मकोड़े थे उन्होंने कहाँ जाके बचना था। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अभी तक किसी किस्म का कोई उसके ऊपर हमला, किसी भी किस्म की बीमारी का नहीं आ रहा है। और लोग भी अब कुछ सियाने होते जा रहे हैं। पहले भेड़ चाल चलती थी कि एक बंदा कर रहा है ना स्प्रे, तो साथ वाला भी वही वाली स्प्रे शुरू कर देता, चाहे उसके बाग में वो जरूरत है या नहीं है। ठीक है। लेकिन अब लोग भी कह रहे हैं कि देखते हैं इसको, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, धूप निकल रही है, तो अभी तक स्प्रेज के ऊपर लोगों ने इतने कन्वर्ट नहीं हुए। और हमने भी अभी होल्ड किया हुआ है कि इसको निकलने देते हैं, देखेंगे इन फ्यूचर में, आगे देखते हैं कि क्या शक्ल, क्योंकि इसके दो, जब हम पहला स्प्रे कर देते हैं तो फिर हमने मुसलसल करना है। जैसे आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पहली गोली खा ली है तो फिर कोर्स कर लें 3 दिन का, अगर नहीं खाई तो फिर उसको रहने दें। अगर पहला स्प्रे कर लिया है तो उसने इफेक्ट करना है, क्योंकि उसने दोस्त और दुश्मन दोनों को मारना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर दुश्मन बच जाएगा। हर 15 दिन 20 दिन के बाद रिपीट नहीं करेंगे, 5-6 स्प्रे नहीं करेंगे, सीजन आप नहीं उठा सकते, कोई ना कोई बीमारी आपके ऊपर हमला कर जाएगी। ठीक है, ठीक है। टिप्पू साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं ये बूर की जो कैफियत है? आप क्योंकि आप बागात का जायजा तो ले रहे होंगे, जा रहे होंगे, देख रहे होंगे, इसमें हम रेगुलर विजिट भी कर रहे हैं, और जो हमारा एज एन एक्सपोर्टर जो कंसर्न होता है वो क्वालिटी होता है। और क्वालिटी के लिए तो हम बिल्कुल इनको रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी जैसे बड बर्स्टिंग स्टेज के ऊपर है या फ्लावरिंग जो है ना वो निकल रही है, तो हम तमाम ग्रोअर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप लोग जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस्ड कोई भी फंजीसाइड उसका स्प्रे करें। और दूसरा, जब आपकी फ्रूट सेटिंग हो जाए, यहीं से अभी मजीद बात जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं। इस वक्त क्या कैफियत है आम की फसल की और आगे इससे हम क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं? टिप्पू साहब, आप बता रहे थे कि जी, एक हमें तो कुछ एहतियातें हैं, कुछ फंजीसाइड है वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो फ्रूट डिजीज़, जो फ्रूट के ऊपर डिजीज़ आती है तो उसका जो बेहतरीन मैनेजमेंट है वो इस वक्त स्प्रे करने में है। दूसरी जो है, दूसरा भी हमें लेटेस्ट स्टेज पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, और जब फ्रूट सेटिंग के ऊपर जो है पोटाश, ख़ास तौर पर जो पोटाशियम फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, तो इससे हमारे क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी और साइज़ और हर चीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, हमें वक्फे के दौरान ज्वाइन किया है शहजाद ज़फ़र साहब ने। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं और मैंगो के हवाले से भी बेहतर सूरत हाल सारी समझते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है और मैंगो के हवाले से उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। बुढ़ा साहब, मुझे ये एक बात बताइएगा कि आप ये फील करते हैं कि ये जो पौधे डैमेज हो गए, जिनकी कैफियत जो है अच्छी नहीं रही, तो उनकी बहाली के कितने इम्कानात होते हैं? और आपकी नज़र में जो है उनकी कोई परसेंटेज निकाली जा सकती है कि जी 60% पौधा डैमेज हो गया है? जैसे हमारे यहाँ अमूमन कहते हैं ना जी, इंसान इतने % जल जाए तो फिर वो बचता नहीं है, ठीक है ना। तो ये पौधों की क्या सूरत हाल होती है? सर, पौधों का जो स्टेटस इस वक्त चल रहा है, जिन नर्सरीज़ के अंदर या जिन बागात के अंदर जो प्लांट्स जो जले हैं और उसके साथ उन्होंने पत्ता गिरा दिए है, ठीक है ना, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस तो 90-95% हैं, क्योंकि उनका तना अभी तक सब्ज़ है।
उसमें और उनके जिंदगी अंदर की रमक है, इतनी इम्यूनिटी थी, इतनी पावर्स थी कि उसने जो ना पत्ते को गिरा दिया, जिसके साथ पत्ता चिपक गया है दूर से ही नजर आ जाएगा कि ये नहीं गिर रहा, इट मीन्स कि वो मरा हुआ है, बिल्कुल डेड हो गया। अच्छा, ठीक है, जैसे सूख जाता है ये इस टाइप का, तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमने फील्ड में जाके विजिट्स किया है अपने बागात का भी और बाकी चीज़ों का भी, नर्सरीज का भी, तो वहाँ पे जो है ना अब जो रेशो नज़र आ रही 30% डैमेज होगा, 30% डैमेज हो अच्छा, जाएगी। बड़ी मकदार है। शहजाद साहब ये बताइएगा कि अभी हम ये जिक्र कर रहे थे कि जनवरी में जो कोहरा पड़ा है उसने छोटे दरख्तों को, छोटे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, बड़ी तादाद में जल गए। तो हम एक तो ये है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ये कितना जल गया है, इसकी सर्वाइवल के इम्कान है नहीं है। अब अगर एक बच्चा होता है ना, ये भी हमारे लिए जो काश्तकार है उसके लिए तो बेबीज़ हैं, और उसके लिए उनको ऐसे काट के फेंकना बड़ा मुश्किल होता है। अटमोस्ट कोशिश करता है काश्तकार इसको किसी तरह ये सर्वाइव कर जाए। तो इसकी सर्वाइवल के लिए टेक्निक्स क्या हैं कि इस वक्त हम क्या करें इनको बचाने के लिए अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो क्रॉप की करंट सिचुएशन है उसे कोरिलेट करते हैं वो कोरे के साथ। इस वक्त मैंगो जितने इलाकों में प्रोड्यूस हो रहा है और जितनी भी हमारी मैंगो की वैरायटीज़ है वहाँ पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अबाउट 40% फ्लावरिंग हो चुकी है और कुछ वैरायटीज़ में और कुछ इलाकों में इससे भी ज़्यादा परसेंटेज बेहतर है। पहली चीज़, ये पिछले साल की निस्बत भी ज़्यादा है या पिछले साल को अगर हम मुआवजा करके देखें? सर बहुत बेहतरीन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज की डेट तक कि हमारी क्रॉप बम्पर क्रॉप है। अच्छा, आज की डेट तक जो सूरत हाल है। अच्छा, मैं वापस उस जगह पे आता हूँ। अब जो कोरा होता है, ये जैसे एक लास्ट इसी बड़ा प्रोग्राम में हमारे एग्री बिजनेस में ही डिस्कस किया था कि कोरा जो है ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, जब वो वाले पौधे जो कि हाइट में बहुत ज़रा छोटे हों, वो फील्ड में लगे हों, या उनकी सेहत बहुत कमज़ोर हो, या कोई प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में लगे हों, ठीक है, उन पे कोरा बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी तरह हम देखें कि जैसे आप बात कर रहे थे सर्वाइवल की, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी ये वाली टहनी हमें काट देनी चाहिए, खुश्क हो रही है, आधा पत्ता जला हुआ है, आधी टहनी खुश्क है। दिस इज़ अ नॉट राइट टाइम टू डू द जॉब। अभी इसे आप लेफ्ट ओवर करें। इसी तरह से अभी टेम्परेचर आप देखें ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जैसे ही बढ़ेगा बड स्प्रॉट होगी, और जब ये अपनी फ्लशेज लेना शुरू कर देगा, वो राइट टाइम होगा फार्मर के लिए डिसाइड करने का अब हमने कौन सी शाख काटनी है। ठीक है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल हो जाएगा किस शाख में जान है और किस में जान नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे पौधे जो मैंने जैसे पहले जिनकी हाइट छोटी थी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में हैं, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर पौधे थे, उनमें प्रॉब्लम नज़र आ रही। अदरवाइज फ्रॉस्ट से डैमेज जितने पौधे हैं आप देखेंगे उन पे फ्लशेस भी निकल रही हैं और फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा जी, आपके ख्याल में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कोरे से? अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं जो बचत के इम्कानात काफ़ी जी, वो सिर्फ वो जैसे मैंने बताया ये कैटेगरी है जिनके पौधों की जो छोटे हैं, कमज़ोर हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा टिप्पू साहब, ये तो शहजाद साहब ने बड़ी खुशाइंद और हौसला वाली बातें की हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, हम पहले ये अंदाज़ा लगा रहे थे, तो अब आपका फोकस क्या है? आप क्योंकि एक्सपोर्टर हैं, आपसे हमने ज़रा मुबादला भी कमाना है और फिर यहाँ हमारे फार्मर को भी अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो भी इसकी तरफ ध्यान देगा। आपका फोकस क्या है? आप सारी वैराइटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, फार्मर पे फोकस कर रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव है, इसकी वैराइटीज़ अच्छी होंगी, इसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्या रहे हैं आप? प्लानिंग क्या कर रहे हैं? हमारा फोकस तो होता है बेस्ट वैरायटी और बेस्ट प्राइस। अच्छा, और बेस्ट प्राइस हमें मिलेगी अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी। ठीक है, और प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमें बेस्ट क्वालिटी भी मिलेगी, कि हम अपनी मर्जी का मैंगो जो है वो कर लेंगे, ठीक कर सकते हैं। मार्केट हमारे लिए कोई इशू नहीं, कहीं भी हो। हम जैसे ही ये अपर अपना लोअर सिंध से शुरू होता है मैंगो, तो हमारा काम शुरू हो जाता है 20 मई के बाद, और फिर ये 4 महीने का सीज़न है, फिर हमारी एक्सपोर्ट चल रही होती है। ठीक है, तो हमें तो जो लोअर अच्छी सिंध भी आप प्रोडक्शन वहाँ भी खरीदारी करते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पर है, और वहाँ पर पैकिंग यूनिट भी है, और वो में ज़्यादा एक्सेसिबल है क्योंकि कराची वहाँ से नज़दीक है। पिछली दफ़ा तो काफ़ी सारा नुकसान हो गया होगा, सौदे जो पहले आपने तय किए होंगे वो आप प्रोडक्शन भी पूरी नहीं कर सके होंगे, प्रोडक्शन कम जी डेफिनेटली, उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज थे, और सबसे ज़्यादा जो इश्यूज फिर आ रहे थे वो क्वालिटी के आ रहे थे, क्योंकि जब हमें मैंगो पूरा करना है तो फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। दुनिया में इस वक्त क्या डिमांड है? क्योंकि पिछली दफ़ा भी और इस वक्त फूड क्राइसिस भी हैं, बहुत सारे इश्यूज, क्या डिमांड क्या आ रही है? नहीं, हमारी वैरायटीज़ की जो हमारी विंडो है उसमें हमें बेस्ट
जो हमारा मैंगो है, सिंदड़ी है, चौंसा है, ये 2 वैरायटीज़ तो ऐसी हैं जिसकी हाईली डिमांडिंग जो वैरायटीज़ हैं और इसको पसंद किया जाता है। अच्छा, और ये तकरीबन पूरी दुनिया में ही पसंद किया जाता है। ठीक है। ये बताइएगा कि मैं आखिर में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, इस वक्त ना एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्टर के लिए बड़ा इंसेंटिव है। हमारी जो फ्लक्चुएशन हुई है डॉलर रुपये के दरमियान, उसमें तो बड़ा एक तरगीब आ गई है ना जी, आप जितनी एक्सपोर्ट करेंगे उतना पैसा कमाएंगे और पैसा भी अच्छा कमाएंगे। तो लोग बहुत सारे इस तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपसे टिप्स भी जानेंगे और ख़ास तौर पे मैंगो के एक्सपोर्ट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। लेकिन मैं अभी ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सिंध भी आप विज़िट करते हैं, आपने कहा कि लोअर सिंध में भी जो है ना अच्छा प्रोडक्शन भी होती है। तो ये जो सैलाब था जी, इसने वहाँ पर पौधों को, आम के पौधों को कितना मुतासर किया है, और अब पानी उतर गया है तो उसके बाद वहाँ क्या कैफियत है, और वहाँ लोग अपने पौधों को बचाने के लिए, उनकी सेहत की बहाली के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, जो लोअर सिंध है वहाँ पर तो पानी तो पूरे सिंध में था, लेकिन लोअर सिंध में किसी हद तक जो है उन्होंने अपने पौधों को भी बचा लिया है। ठीक है। और वहाँ पे इस वक्त प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। अच्छी प्रोडक्शन है। जो आपका सेंट्रल सिंध है और अपर सिंध है, खैरपुर और नौशहरा फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर तो शदीद किस्म का जो है ना वो अभी तक वो अंडर वाटर है। और वहाँ पर अगर कोई 50 साल का दरख्त है तो वो भी ख़त्म हो गया इससे। अच्छा। तो वहाँ पे टोटल जो बागात का है ना वो डैमेज है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था कि पानी को निकालने के लिए भी कहीं रास्ता नहीं था। और इस वक्त भी मैं जब विज़िट करके आ रहा हूँ तो मुझे जो मैंने अगर हज़ारों एकड़ भी विज़िट किया है तो जहाँ पानी खड़ा है तो वहाँ हद निगाह जो है वो पानी ही पानी है अभी भी इस वक्त भी। अच्छा। तो इट मीन्स के वो तो उनकी सॉइल ही ख़त्म हो गई है किस्म की, वो अंडर वाटर आ गई है, वाटर लॉक्ड हो गई है। और ऐसा लगता नहीं है कि अगले 5-7 सालों में जो है ना वो साइल को भी रिकवर कर सके। तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है, और वहाँ उसे फिर काबिल काश बनाने के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनको काबिल काश बनाया जा सके। ठीक है। भुट्टो साहब, आप तो इस वक्त जैसे ये कह रहे हैं कि जी हमें भी ज़रूरत है, पैदावार जितनी अच्छी होगी उतने ही पैसे कमाएंगे, और आपकी भी कोशिश यही होगी कि अच्छी पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। जी, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द के काश्तकार वो क्या सोच रहे हैं अपने बागात की सेहत बेहतर बनाने के लिए, फसल अच्छी हासिल करने के लिए? बागात के अंदर जो रिवायती तौर पे चल रहा होता है, जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है रूटीन्स के अंदर वो हो रहा होता है, लेकिन हम जो करते हैं पिछले लास्ट 4 to 5 ईयर से कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र मिनिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिल्चिंग का सिस्टम हमने किया हुआ है। अच्छा। और जो है ना वो जो जिसको हम कहते हैं सब्ज खाद वाला, ठीक है, कि 4 पानी लगाएंगे, 5 पानी लगाएंगे, बाग के अंदर जो है ना 1-1 फुट 1.5 फुट तक घास निकलेगा कुदरती, उसको रूटावेट कर देंगे, फिर वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। उसके बाद जो है ना उससे ये क्वालिटी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और उस जो टेस्ट भी साथ बढ़ते हैं। जी, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजर्स आप उसको जो है ना उसके ऊपर किसी किस्म का वो नहीं कर रहे। ठीक है। और उसके साथ जो है ना आम ठंडा रह जाता है, क्योंकि ज़मीन का जो ले का स्ट्रक्चर है अगर वो ठंडा होगा, उसको वो कवर्ड होगा, तो हीट वेव जितनी भी आती हैं क्योंकि वो ज़मीन पे जब पड़ती हैं और उसके बाद जब वहाँ से वो गुबारात निकलते हैं तो वो जाके आम की क्वालिटी को भी ख़राब करते हैं। ठीक है। अगर आपका जो जून जुलाई के अंदर या मई के अंदर ज़मीन कवर्ड होगी किसी ना किसी चीज़ के साथ, ठीक है, 1 फुट 1.5 फुट तक, तो उससे है कि क्वालिटी जो है ना आपके फ्रूट्स की बेहतर हो जाएगी, और वो एवेपोरेशन जो होती है पानी की, अगर पानी दे रहे हैं वो भी कम हो जाती है। जी, वो भी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, लेकिन फ्रूट का साइज़ भी अच्छा रह जाता है और उसकी शेप बहुत खूबसूरत जाके बनती है। तो हम तो रूटीन्स के अंदर हमारे एरियाज़ में तो यही चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है। शहजाद साहब, आपसे अब ज़रा हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पर आपका इदारा तहकीक का है, आप इसको देख रहे हैं सारी सूरत हाल को। ये एक तो ये बता दीजिएगा कि इस दफ़ा मौसम का फिर ख़दशा मौजूद है, अभी से गर्मी आ गई है, और खुदा ना खासा पिछली दफ़ा भी बड़ा अच्छी फसल थी, बहुत हम बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हीट वेव से सारा कुछ तबाह हो गया। तो ये ख़दशा जो है हीट वेव का, आपने भी इसका अंदाज़ा लगाया होगा, कब तक मौजूद है और किस हद तक मौजूद है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो जैसे क्वालिटी की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा उसको कि क्वालिटी हमेशा जो है वो फील्ड में बनती है, उसके बाद जब हम आम तोड़ लेते हैं तो क्वालिटी को हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और स्पेशली इसमें जो हम तो कहते हैं हमारे माथे का झूमर होते हैं, ग्रोअर्स जो हैं, ठीक है, तो उनको हम ये एजुकेट करना चाहते हैं विद द रिक्वेस्ट कि आप ये दिस इज़ अ राइट टाइम जब आप पहला स्टेप चढ़ाएंगे
अपने मैंगो को क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें जैसे इस वक्त देखने की ज़रूरत है कि हमने फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड इसका राइट टाइम है अप्लाई करने का। उसकी दो रीजंस हैं। हॉपर जो है अभी तक उसकी कोई बहुत एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही एज कम्पेयर टू पिछले साल। ये पिछले चंद सालों में ये एक मेजर पेस्ट बनता इंसेक्ट बनता जा रहा था। अच्छा। लेकिन इस साल जो है वो हाँ जी, अदारों ने वो हमने सर्दियों में तनों पे स्प्रे एडवाइस की, उससे बड़ा हद तक अभी तक कोई नहीं, और आगे भी इसका अटैक कम नज़र आता है। लेकिन साथ साथ एक बड़ा जो डैमेज पॉसिबल है वो जो डायरेक्ट मैंगो को करेगा, मैंगो से पहले बल्कि इन्फ्लोरेसेंस को करेगा, उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस मिज। ये क्या करता है, जैसे ही हमारे फूल निकलते हैं उनकी टहनियों पे आपको ब्लैक ब्लैक निशान नजर आएंगे और वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। अब वो एक इंसेक्ट होता है जो कि जैसे ही हमारी फ्लावरिंग होती है उसके अंदर दाखिल हो जाता है, अंदर से खाना शुरू कर देता है। अच्छा। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी प्रोडक्शन को। ठीक है। दिस इज़ अ राइट टाइम, और इसके लिए बड़ा ही आसान सा हल, बड़ा प्रैक्टिकल है, इजी है ग्रोअर्स के लिए मॉनिटर करने के लिए। वो ये है कि आप अपनी जो दरख्त है उसकी कैनोपी के नीचे जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं इन्हें बिछा लें। अच्छा। अगर उनके ऊपर आपको सुंडियां नजर आ रही हैं, इट मीन के आपके अटैक हो चुका है। ठीक है। अब आपने बड़ी सिंपल सी सीधी सी दो दवाइयां हैं, कोई भी आप चॉइस कर लें, बाइफेंथ्रिन, ट्राइएज़ोफास, इक्वी, ये बड़ी अच्छी हैं, इनको फ़ौरन से पहले स्प्रे करें। ठीक है। इसके साथ साथ कॉपर बेस कोई फंजीसाइड वो भी आप स्प्रे करें। अब जो फंजीसाइड होता है हमेशा हम इसे प्रिवेंटिव के तौर पे लेते हैं कि हमने वक्त से पहले करना है ताकि हमारा डैमेज हो ना। दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है। ये सर दो चीज़ें इस वक्त करने की बड़ी बड़ी अहम ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जहाँ तक आपने गर्मी की बात की, बिल्कुल ये बड़ा इसे वॉच करने की ज़रूरत है। पिछले साल भी हमने इस पे बड़ा फेस किया है। इसमें सर ये है कि मार्च में इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। अभी भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम फार्मर्स को ये स्पेशली एडवाइस करेंगे कि आप मार्च में कम से कम एक पानी अपने बाग को ज़रूर लगाएं, बिल्कुल ना डरें, और उसे ज़रूर लगाएं। इसके साथ साथ मैं इसी चीज़ के साथ मज़ीद आप ऐड करना चाहूँगा कि पानी जो है ऑन फर्दर अगर इसकी स्केड्यूल करें तो आप तकरीबन कोई 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक आपने पानी जैसे ही वत्तर आए इसे आपने पानी लगा देना है। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जितना पीरियड है उसमें आपने गीली ज़मीन को पानी लगाना, जब ज़मीन आपकी खुश्क हो जाए फिर आपने पानी लगाना है। अच्छा शहबाज साहब, ये बड़ा अहम मौजू है, इस पर मैं ज़रा मज़ीद भी आपसे बात करूँगा। ज़रा एक ब्रेक ले लें, वो ज़रूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आम की फसल पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि इस वक्त हम अपनी फसल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, पैदावार अच्छी हासिल करने के लिए क्या इकदाम हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको उठा लिया जाए जिससे हम काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। उसमें हीट वेव का आंसर भी शामिल है। शहजाद साहब, आप बता रहे थे कि इस वक्त जो फसल है उसमें क्या क्या, एक तो हमने स्प्रे करने हैं, कॉपर बेस जो है अप्लाई करना है, कोई ना कोई मेडिसिन, और उसके साथ साथ जो है हीट वेव के हवाले से आपने बताया पानी। अब ये पानी जो है, ये हीट वेव आ जाए तब लगाना है, उसका इंतज़ार करना है, या आप पहले ही उसके लिए कुछ स्केड्यूल बना के पानी अप्लाई कर लें, क्या करें? डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि छोटा बच्चा है उसको कैसे करना है। ये भी अलाइव चीज़ें हैं। ये बिल्कुल जैसे हम एक ह्यूमन को डील करते हैं, ये भी हमारे लिए एक बच्चे हैं, हमारी इनकम यहाँ से आती है, इसको उसी तरह सर ऐसे है जिस प्लांट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है वो कम्बैट करता है बायोटिक स्ट्रेसेस के, बड़ा अच्छा वो कम्बैट करता है। जब कोई चीज़ अक्कर कर जाती है उसके बाद जब हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो इसमें हमने थोड़ा सा नुकसान अपना कर लिया है, ताख़ीर हो गई। ठीक है। उससे पहले हमने चीज़ों को इनलाइन करना है। इसमें सर जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमने प्लांट की इम्यूनिटी हेयर मीन कि फर्टिलाइजेशन हमारा प्रोग्राम, हमारी जो एक बेसल प्रोग्राम होता है वो हम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, उसमें हम नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हम उसमें मेजर पोर्शन 70% आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट दे देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो 30% होता है वो जिन्होंने फरवरी में नहीं दी, अभी जो चल रहा नहीं दी, वो जल्द अज जल्द अब अप्लाई कर दें, या नेक्स्ट पानी जैसे ही लगाना है उसके साथ फ़ौरन दे दें। इससे प्लांट में एक तो इम्यूनिटी है। सेकेंड, हमने 50% जो पोटाश है वो फ्रूट हार्वेस्ट के बाद दे दी हुई है, और 50% अब हमने देनी है। दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है। इससे प्लांट को इटसेल्फ एक इम्यूनिटी मिलती है। पोटाश जो है ये कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। ठीक है। एक तो ये सर बात। दूसरा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि मार्च में पिछले साल की लर्निंग थी हमारी, उससे मार्च में हमने एक पानी ज़रूर लगाना है। यहाँ पर अक्सर लोग
जो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एबायोटिक स्ट्रेस जो कि गर्मी की फॉर्म में होता है, उसका इंसिडेंस प्लांट के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। जैसे लास्ट ईयर हमारी फूल भी खुश्क हो गए थे, हमारे जो छोटा जो केरा वो बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पानी को बड़ा इंटेलिजेंटली और ऑब्जर्व करने के पहले लगाएं। फार्मर खुद जाएं, अपने किसी मैनेजर को या माली को ना कहें। ठीक है। गीली ज़मीन को पानी ना लगाएं, ये बड़ी ख़ास रिक्वेस्ट है। उससे उसकी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ओवर इरीगेशन जो है ये ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम पौधे को, बाग को पानी लगाते हैं, इनिशियली हम उसे तकलीफ देते हैं। पानी उस वक्त पौधा ले सकता है जब वो फील्ड कैपेसिटी पे आ जाता है, जब तक वो पानी एक्सेस ड्रेन आउट नहीं करता। इससे आपका केरा भी ज़्यादा होगा ओवर इरीगेशन से, फल का साइज़ भी छोटा रहेगा, और यही वो रीज़न होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं हमारा एक्सपोर्ट की क्वालिटी के लिए अच्छा साइज़ नहीं बना। इसकी डायरेक्ट लिंक ओवर इरीगेशन से। ठीक है। ठीक है। वेरी इंटेलिजेंटली पानी जब ज़रूरत हो सिर्फ उस वक्त लगाना है, उस वक्त लगाना, और पहले आप गीली ज़मीन है, आप महसूस कर रहे हैं नमी मौजूद है, तो आप पानी लगाने बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी ये सारे स्टेप्स हो गए। आप ये कह रहे हैं कि हीट वेव का ख़दशा भी है, और अगर ये ख़दशा है तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि ये कब तक है, अगर आपके पास कोई डाटा कहीं ना कहीं से रिसीव हो रहा है, कब तक जो है काश्तकार इसके लिए प्रिपेयर रहे कि भाई ये हीट वेव इस वक्त तक आ सकती है और इस स्पैन के बाद मंजर सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, आगे आनी तो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जाएगी। दूसरा जो इसका पहलू ये है कि ये जो बड़ा पौधा है, अच्छा मैच्योर पौधा है, उसके अंदर गर्मी की हिद्दत बर्दाश्त करने की रेजिस्टेंस कितनी है कि इतने टेम्परेचर पर वो ओके रहेगा? जी सर, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, और ये यकीनन सबको जानने की ज़रूरत है। एजुकेट भी करते हैं आपके प्रोग्राम के साथ से, तो ये बड़ी इन्फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी फ्लरिश होती है। सर, सबसे पहली बात ये है कि हमने अर्ली क्रॉप जो सेट होता है इसे बचाना है। जब हम लास्ट ईयर की हम स्टडी देखें, उस वक्त हमारा जो फ्रूट होता है बहुत सारी वैरायटीज़ पे वो पी स्टेज पे होता है, कुछ यहाँ से बढ़ के मार्बल स्टेज, जिसे हम बेर का साइज जो कहते हैं, इस पे आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा फ्रूट सेव हो जाता है, हम इरिगेशन को मॉनिटर कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हमने अपने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को इनलाइन किया हुआ है, जैसे कि महकमा की सिफारिशात हैं। ठीक है। उससे हमारी क्रॉप सेव हो जाती है। राइट आफ्टर अप्रैल से ऑनवर्ड, जैसे मैंने पहले भी बात की, 15 अप्रैल से लेके और 15 जुलाई तक ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो 42, 40 से 48 तक चला जाता है इस पूरे पीरियड के। ठीक है। इसमें मैंगो कॉम्बैट कर जाता है, मैंगो के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 48 डिग्री तक जो है वो कम्बैट कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमने मार्च तक का जो हमारा क्रॉप है इसे सेव करना है। ठीक है। जब वो बेर के साइज जितना जो है वो बन जाए, जी, उस वक्त तक जो है उसकी केयर करनी है। बिल्कुल यकीनन उस वक्त केयर करने की जरूरत है, और उसके लिए अगर इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारा मार्च जो है यानी 15 अप्रैल से पहले ये हमने खास केयर करनी होती है। उसका टूल मैंने जैसे बताया, इरीगेशन का ख्याल रखें, लेकिन ये बात पहले ज़हन में रखें, ओवर इरीगेशन नहीं करनी, गीली ज़मीन को पानी नहीं लगाना। ठीक है। ठीक है। अच्छा टीपू साहब, ये तो सारे पहलू हैं, हम अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले पर कोई ऐसा इकदाम भी है जो आप बतौर एक्सपोर्टर समझते हो कि ये काश्तकार को ज़रूर करना चाहिए, उससे फल अच्छा होगा, फल की क्वालिटी अच्छी होगी, फल का टेस्ट अच्छा होगा, और आपको उसका साइज़ भी बेहतर मिलेगा और उसकी लुक भी अच्छी होगी? कोई ऐसे इकदाम हैं जो अभी आप सजेस्ट करते हैं? ये शहबाज साहब ने जैसे बताया, बहुत अच्छा बताया। इरिगेशन जो है उसको बिल्कुल मॉनिटर करें और ओवर इरिगेशन से बचें, और पोटाश की जो फर्टिलाइज़र है ना वो लाजमी अप्लाई करें। ठीक है। क्योंकि ये जो जितनी क्वालिटी बननी है, जितनी उसकी मैंगो पे शाइनिंग आनी है, साइज़ आना है, पोटाश, तो वो पोटाश नहीं लेके आना, उसके इवन टेस्ट जो है, ठीक है, वो भी पोटाश से ही डेवलप होगा। ठीक है। तो इसमें भुट्टा साहब, ये जो सारा कुछ हम कह रहे हैं, आप बतौर फार्मर आपको क्या हर्ज है कि अगर ये सारी चीज़ें सस्ते दामों दस्तियाब हों तो आप तो ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। अब दो चीज़ें हैं ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो अवेलेबिलिटी का इशू है कि अवेलेबल भी होनी चाहिए, मतलब आप पानी लगाना चाहते हैं तो पानी में असर, पानी की अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइज़र है उसकी, या फंजीसाइड्स है या दीगर पेस्टिसाइड्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी। फिर दूसरा ये है कि वो आपकी इस्तादात में भी आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को अगर अलग अलग देखें तो ये काश्तकार क्यों रह जाता है? पोटाश ज़रूरत पोटाश का इस्तेमाल काश्तकार इस वजह से भी कम करता है कि उसका रेट्स बहुत हाई होता है मार्केट्स के अंदर, कंपेटेबल नहीं होता उसके। जब वो सुनता है 25 किलो का बैग है और इसके इतना महंगा मिल रहा है,
50 किलो भी नहीं है। तो उसका एक साइकी है ना कि 50 किलो की बोरी होती है, लेकिन ये इनके साइजेस आते हैं 25 केजी के अंदर या उससे कम में आते हैं, और उसके जो ना 50 केजी से भी ज़्यादा रेट्स होते हैं। इस वजह से वो रह जाता है इसके ऊपर जो ना, इस चक्कर में बहुत कम जाके पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टची होते हैं, वो पोटाश वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने साथ वाले कंपटीटर्स का, या जब वो माल सेल करते हैं, तो उसको इतना को प्रॉफिट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता। तो जिसकी वजह से जो ना वो पोटाश की तरफ जो ना लोगों को रुझान कम है। लगाते हैं लेकिन उस लेवल्स पे नहीं लगाते, उस रिकमेंडेशंस के ऊपर नहीं लगाते जो ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इतने केजी दे दें या इतने जो उसको वो कर लें। और उसकी कीमतों का जो पहलू है वो शायद पोटाश की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है कीमत पोटाश की, इस वजह से तो ये जो पहलू हैं, पिछली दफ़ा भी हीट वेव आई और हम इसको इससे मुकाबला नहीं कर सके। ये पहलू पिछली दफ़ा काश्तकार के इल्म में नहीं थे या यही मामलात आए कि भाई उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, और वो उसके लास्ट टाइम जो जितना भी डैमेजेस हुआ है वो वाटर रिसोर्सेज ना होने की वजह से। ठीक है। ग्रोअर को पता था कि शदीद गर्मी है, नहर बंद है, क्या करें, डीजल नहीं मिल रहा, शॉर्ट है, 100 लीटर चाहिए आपको 20 लीटर मिलता है, बिजली है नहीं, ट्यूबवेल चल ही नहीं रहा, पानी दस्तयाब नहीं था, सबसे बड़ा बारिशें भी नहीं हो रही। फिर जब बारिशें हुई हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बड़ा जब एंड पे हुए, एंड पे हमारी सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी डैमेज हुई है, काला हो गया। वो क्या हुआ कि 15 से 20 दिन मुसलसल कंटिन्यूस सुबह शाम रात को तूफानी बारिशें। ठीक है। जिसमें हम जो नवाबपुरी चौंसा है, सफ़ेद चौंसा नवाबपुरी, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और जिसके अंदर वो भी है, जान भी है कि वो शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए प्रॉपर वे में जैसे करना चाहिए। कुछ वैराइटीज़ ने तो रेजिस्ट भी किया ना पिछली दफ़ा, बहुत सारे नुकसान के बावजूद वो वैराइटियाँ बच गई। वो बच गई हैं। लेकिन इसमें जो है ना, हम लटोर को प्रॉपर, लटोर 12 नंबर को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हम इसको चनाब गोल्ड को प्रॉपर नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ हमने किसको एक्सपोर्ट किया है, मौसमी सिंदरी को किया है, मौसमी चौंसी को किया है। उसके बाद मौका नहीं दिया अल्लाह ताला ने। मौसम ऐसा हुआ है कि बारिशें हुई हैं, एक्सपोर्टर्स भाग गए हैं, क्योंकि गत्ता होता है, गत्ते को उसमें पैकिंग करना। वैसे तो भुट्टा साहब, हमें तो वैसे समझ नहीं आ रही, हम अपने आप को कंज्यूमर के एंड पर खड़ा कर लें तो हम तो जो भी फसल आ रही है ना जी, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट है, मार्केट में उसके रेट इतने ज़्यादा हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी जो कुछ किन्नू के साथ हुआ है, आप देखें ना, किन्नू ऐसा फ्रूट है कि जो बड़ा वाफिर मिकदार में सस्ते दामों में होता था, इस दफ़ा उसके साथ भी काम खराब। जहाँ पे आप मार्केट के रेट्स की बात करते हैं, उसमें ग्रोवर अब भी दोबारा पीस रहा है। ग्रोवर की गाजर 250 रुपये का गट्टू, अब 250 तकरीबन 125 रुपए तो उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है, जो जमीन से निकालता है, फिर खवातीन होती हैं, सारे किन्नू के साथ भी यही हो रहा है। किन्नू की तो बड़ी अजीब सी सूरत है। किन्नू का भी इतना नहीं है रेट्स जो आपको मार्केट में मिल रहा है। मार्केट में तो 150 रुपए से कम दस्तयाब नहीं है, 150 से भी नहीं है। लेकिन मंडी में जाके देखे कि मंडी में टॉपा कितने का बिक रहा है, ग्रोवर के घर क्या जा रहा है, ग्रोवर के गंदम, ग्रोवर का देख लें, आलू देख लें रुल गया है, ठीक है, ग्रोवर का देखें आप, टमाटर को देख लें। हमने काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ देना है और साथ साथ कंज्यूमर को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वो दरमियान वाला बंदा है, वही उसी को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मैनेजमेंट इसमें जो है ना, अभी हम जो जिक्र कर रहे थे, हमने कुछ इकदामात रिकमेंड किए कि जी ये ज़रूरी हैं, ये तमाम वैराइटीज़ के लिए हैं या वैरायटी टू वैरायटी डिफ़र करती हैं और एरिया टू एरिया फ़र्क आता है कि जी इस इलाके के लिए ये इकदाम होना चाहिए, इस वैरायटी के लिए ये इकदाम होना चाहिए, या जो आपने रिकमेंडेशन दी हैं ये सब पर एक जैसी अप्लाई होंगी? डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है। होता ये सिर्फ है कि इलाका टू इलाका जो है, हमने हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं हमने उनको इनलाइन करना है, वरना मैंगो की जो फिनोलॉजी है वो सेम है, किसी भी वैरायटी की वो सेम है। जैसे हम अगर सिंध की बात करें, वहाँ पर क्रॉप अर्ली है तो वहाँ पर हम अपने इकदाम अर्ली करेंगे, और जब हम पंजाब की बात करें तो हमारा जो रहीमिया रखा है वो एज़ कम्पेयर टू मुल्तान रीजन वो अर्ली है। तो हमने चीज़ों को इनलाइन रखना है, लेकिन इसी तरीके से रखना है, ठीक है, वो सभी वैराइटीज़ पे। इसके साथ मैं आपके साथ और ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे फर्टिलाइज़र्स की भी बात हो रही थी, फार्मर नहीं कर सकता, इसके लिए ना जैसे पहले भी अभी मल्चिंग की बात हुई, मल्चिंग एक मैजिक टूल है। अच्छा, अब ये क्या है, ये वो सोर्स है जो कि हमारी जो इरिगेशन, जो नंबर ऑफ इरिगेशन है उनको भी रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ वसाइल बचाता है, वसाइल बचाता है। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन है इन ऑर्गेनिक फॉर्म में जो हम परचेज करते हैं, उनको भी ये रिड्यूस करता है। मकसद क्या है सर कि जब हम मल्चिंग करते हैं तो वो जो कैनोपी होती है उसके नीचे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम शुरू करते हैं, वो कुदरती खाद बनाते हैं, ठीक है, जिससे पीएच जमीन की लो हो जाती है, और जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट को वैसे ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है। मैं एक सवाल टिपू साहब आपके पास छोड़ गया था, बस मुख्तसर बता दीजिएगा कि जो लोग इधर आना चाहते हैं मैंगो की एक्सपोर्ट के हवाले से क्या ज़रूरी है उनके लिए? ये बहुत अच्छा सवाल था, और ये इसका मैं ये जवाब दूंगा
कि हालात बहुत साजगार हैं एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है, कि जितना डॉलर की प्राइस अप्रिशिएट होगी उतनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी। आसान होगी। तो बिल्कुल इसमें आएँ और फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कुछ तरीक़ाकार हैं, अगर ये इसको समझ लेते हैं। कहाँ से समझे? ये वो असल यही मसला है ना कि भुट्टा साहब भी चाहते होंगे मैं खुद बराह रास्त एक्सपोर्ट ये करूं। मार्केट खुद सिखाएगी उन्हें, जब वो आएंगे ये इतना इसमें। नुकसान करके और अगर कहते हैं धक्के खा के नुकसान ना हो, सीखेंगे आप, ऐसे नहीं जब सीखेंगे। आप किसी भी काम में आएंगे तो प्रॉफिट तो होना ही होना होता है, लेकिन नुकसान भी उसके साथ ही होता है। ये गुरा और आपने बताया नहीं है, वो आप उसको इंसान जो है ना महफूज सीखता है रखें। उस वक्त है जब नुकसान करता है। तो जब तक प्रॉफिट हो रहा है तो इंसान सीख नहीं चलिए रहा। मेरा ख्याल है आपके साथ एक्सपोर्ट पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। जी, होना चाहिए। एक्सपोर्ट के जो एक्सपर्ट हैं एक्सपोर्ट के वाले से एक्सपोर्ट्स के हवाले से लोगों को ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ट्रेनिंग कि देनी कैसे चाहिए। करना देखिए ना, आप ये कह देंगे कि नुकसान कर लें, 3 साल बंदा नुकसान करते रहे तो हाँ, उसके ये बाद तो ट्रेनिंग हिम्मत के ही नहीं लिए प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब वाइस चांसलर हैं हाँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। पिछले साल भी उन्होंने एक मतलब जो है ना 2 दिन की ट्रेनिंग रखी हुई थी एक्सपोर्ट की, और उसमें जो भी तरीकाकार है वो सारा समझाया जाता है। लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट जो है वो आपने खुद करनी है, खुद करनी है, पैसा आपने लगाना पैसा है, लगाना है, ठीक और है ना? आपने मुनाफा भी आपने मुनाफा करना है है। और नुकसान भी आपने करना है। नुकसान बराह भी रास्त आपने मुतासरा करना है। शख्स जो है वो और आप लेकिन होंगे। इसमें बरकत है इंशाल्लाह। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्विकली नुकसान- टाइम खत्म हो गया वैसे। मैं इसमें सर सिर्फ एक ऐड करना चाह रहा हूँ पोटाश के हवाले से। जो पोटाश है सर, आप ये देखें कि इसमें इसका साइज बढ़ाने में बड़ा हमारी 90% प्लस एक्सपोर्ट जो है उन कंट्रीज के साथ है, ठीक है, जिनमें जो मैंगो का साइज है वो 500 ग्राम पोटाश बहुत ज़रूरी है। मुराद ये है जी। साइज प्रोग्राम अच्छा का वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आम की फसल पर बात की। आप खुद फैसला कर लीजिएगा। आपके पास जो है वो टेक्निक्स आ गई हैं। अपनी फसल को बचाएं, बेहतर बनाएं, पैदावार अच्छी उठाएं। आपका भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।